क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ नेक्स्ट चैप्टर वित्त बाजार अर्थ एवं अवधारणा फाइनेंशियल मार्केट मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट या वित्त बाजार का मतलब। फाइनेंशियल मार्केट दो शब्दों से मिलकर बना है। फाइनेंस मतलब वित्त पैसा और मार्केट मतलब बाजार। तो वित्त बाजार जहाँ पर कि पैसे का लेन देन होता है। वित्तीय बाजार वो स्थान होता है जहाँ पर कि वित्तीय संपत्तियाँ हमारी जो फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं, सिक्योरिटीज़ प्रतिभूतियाँ, शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स वगैरह का क्रय विक्रय किया जाता है। इनका सेल और परचेज़ किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा किया जाता है, उसके माध्यम से या फिर इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। परिभाषा। तो परिभाषा पहली है प्रोफेसर चेको के अनुसार वित्त बाजार की परिभाषा एक ऐसे स्थान के रूप में की जा सकती है, मतलब वित्त बाजार को हम एक्सप्लेन करेंगे ऐसे स्थान के रूप में जहाँ पर प्रत्येक प्रकार के कोषों का क्रय विक्रय किया जाए। हर टाइप के जो शेयर्स, डिवेंचर्स, बाउंड फंड्स वगैरह हैं उनका परचेज और सेल किया जाता है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर चेको, फाइनेंशियल मार्केट में भी डिफाइंड मतलब उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है एज ए प्लेस वेयर ऑल टाइप्स ऑफ द फंड्स आर बॉट एंड सोल्ड। गेंट की एक और परिभाषा है, उसको भी हम देख लेते हैं। वित्त बाजार एक ऐसा संयंत्र है, संयंत्र मतलब एक मशीनरी है। फाइनेंशियल मार्केट एक मशीनरी है जो काम करती है, जो कि उधारकर्ताओं को ऋण उपलब्ध करवाती है। उधारकर्ता मतलब जो उधार लेना चाहती हैं, ऐसी फर्म्स जिनको कि पैसे की आवश्यकता होती है उनको ऋण मतलब उधार जो है अवेलेबल करवाती है और ऋणदाताओं को वित्त लगाने का अवसर प्रदान करता है। ऋणदाता मतलब वो लोग जिनके के पास पैसा है, जो कि ऋण देना चाहते हैं, उनको पैसा लगाने का मौका जो है वो वित्त बाजार के द्वारा दिया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू गेंट, द फाइनेंशियल मार्केट इज अ मैकेनिज्म, इज अ मेथड विच मेक्स इट पॉसिबल फॉर द बोरोअर्स। बोरोअर्स मतलब जो पैसा लेना चाहते हैं, टू ऑब्टेन द फंड्स, उनको ये एक अपॉर्चुनिटी देता है बोरोअर्स को कि वो फंड्स ले सकें, पैसा ले सकें। एंड फॉर द लेंडर्स, लेंडर्स मतलब जो आदमी पैसा उधार देना चाहते हैं, टू फाइंड अ सूटेबल आउटलेट्स फॉर देयर फाइनेंस, उनको एक सूटेबल बहुत अच्छी स्थान या अपॉर्चुनिटी उनको अवेलेबल करवाते हैं पैसा उधार देने वालों को, जहाँ पर कि वो अपना पैसा सही रूप से लगा सकें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वित्त बाजार का आधार या अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। हम बात करते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी में तीन प्रकार की आर्थिक इकाइयाँ या यूनिट्स होती हैं, या कंपनीज हो सकती हैं, या कुछ भी हम बात करें तो ये तीन प्रकार की होंगी। पहले जो टाइप की यूनिट्स होंगी उसको हम बोलते हैं अतिरेक इकाइयाँ, जिन्हें हम सेविंग या फिर सरप्लस यूनिट्स बोल सकते हैं। तो सेविंग या सरप्लस यूनिट्स की बात हम करते हैं तो इसमें फर्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। सेविंग यूनिट्स नाम से क्लियर है, जिनके पास अतिरिक्त मतलब अतिरिक्त जिनके पास पैसा होता है, जिन्होंने पैसा सेव करके रखा है, इनकी बचत जो होती है वो व्यय से अधिक होती है। कहने का मतलब इन्होंने खूब पैसा बचाया होता है और इनका खर्चा जो है वो कम होता है। बचत ज़्यादा है और खर्चा कम है, इसलिए इनके पास काफ़ी पैसा है। जिससे हम बोल सकते हैं कि इनके पास निवेश करने हेतु, इन्वेस्ट करने हेतु काफ़ी फंड्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। सेकंड है अति व्यय इकाइयाँ, जिसे हम डेफिसिट यूनिट्स बोलते हैं। अति व्यय मतलब जिनका कि व्यय या खर्चा जो है वो बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इनके पास पैसे की डेफिशिएंसी या कमी हो जाती है, इनको पैसा चाहिए होता है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जिनके कि व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, उनकी बचत या सेविंग से ज़्यादा हो जाते हैं, इन्हें निवेश करने हेतु कोष की आवश्यकता होती है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनको फंड्स या पैसे की आवश्यकता होती है, जो इनको कौन पूरा कराएगा? सेविंग यूनिट्स या सरप्लस यूनिट्स या अतिरिक्त इकाइयाँ। उसके बाद में थर्ड टाइप की भी यूनिट्स आती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं तटस्थ इकाइयाँ या फिर न्यूट्रल यूनिट्स, जो ना सेविंग में आती हैं ना डेफिसिट में आती हैं। इनकी निवेश की आवश्यकता उनकी बचत के बराबर होती है। मतलब जितना पैसा इनको इन्वेस्ट करना होता है उतना ये अपना सेव कर चुकते हैं, कर लेते हैं। इसका मतलब है उन्हें कहीं बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो हम कह सकते हैं आर्थिक दृष्टि से इकोनॉमिकली ये आत्मनिर्भर होती हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं, अपने खर्चे अपने ही पैसों से चलाती हैं। नेक्स्ट फ्लो चार्ट हम देखेंगे इसके लिए। तो फ्लो चार्ट में हमारे को दिया गया हाउस होल्डर्स जो होते हैं, परिवार जो सामान्य परिवार होते हैं, या फिर बचतकर्ता जिनको हम सेवर्स बोलते हैं, जो पैसा बचाते हैं, ये लोग अपना पैसा किसको देते हैं? या बैंक में डिपॉजिट करते हैं या फिर वित्तीय बाज़ार में, फाइनेंशियल मार्केट में जमा करवाते हैं। अब ये बैंक और वित्तीय बाज़ार क्या करते हैं? आगे बिजनेस फर्म्स, ये व्यावसायिक संस्थाएं, बिजनेस करने वाली जो कंपनियां होती हैं, उनको अपना पैसा आगे देते हैं कि आप ये पैसा लो और इनको यूज़ करो।
या फिर इन्वेस्टर्स विनियोगकर्ता को देते हैं। तो विनियोगकर्ता वो व्यक्ति हैं जो कि फाइनेंशियल मार्केट या बैंक से पैसा लेकर उसको पैसे को आगे लगाते हैं, फैक्ट्रीज इत्यादि में उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सप्लाई साइड किसकी है, सप्लाई साइड ऑफ द फाइनेंस, वित्त की पूर्ति पक्ष। जो पैसा सप्लाई करता है कौन है, सामान्य परिवार के लोग या फिर बचत करता जिन्होंने कि पैसा बचाया। दूसरी तरफ हम बोलते हैं वित्त का मांग पक्ष कौन सा है, डिमांड साइड ऑफ द फाइनेंस, जो पैसे की डिमांड करते हैं। बिजनेस फर्म्स हो सकती हैं या फिर इन्वेस्टर हो सकते हैं जो पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं। हम देख रहे हैं कि जो ये डिमांड करते हैं, इनको कि पैसा चाहिए होता है, ये लोग क्या करेंगे, अब ये लोग अपने पैसे को कहाँ पर लगाएंगे, डिमांड वाले पैसा डिमांड करेंगे और सप्लाई वाले पैसा उनको देंगे। अब क्योंकि सप्लाई वालों ने उनको पैसा दिया है जिनकी डिमांड थी, उसके बदले में डिमांड वाली जो पक्ष है, मतलब बिजनेस फर्म्स जो हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, जिन्होंने हमारे को पैसा दिया उसके बदले में कुछ हम उनको देंगे, क्योंकि बिना लालच के तो वो पैसा हमारे को देंगे नहीं। इसलिए जो उनके बदले में पैसा जो उन्होंने हमको दिया, उसके बदले में जो दिया जाता है उसे प्रतिफल या फिर कंसिडरेशन कहा जाता है। अगर हमने शेयर बेचे हैं और शेयर के फॉर्म में हम लोगों ने पैसा इकट्ठा किया है तो हमारे को डिविडेंड या लाभांश देना होगा। अगर हमने लोन लिया है, ऋण लिया है, डिवेंचर के रूप में पैसा लिया, तो हमें इंटरेस्ट या फिर ब्याज देना होगा। आगे अगला टॉपिक हमारा है वित्तीय बाजार के कार्य या फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। अब वित्तीय बाजार के कार्य क्या है, फाइनेंशियल मार्केट हम समझ गए जहाँ पर कि पैसे का लेन देन होता है। ये कार्य में पहला आ गया, फर्स्ट पॉइंट है वस्तुओं को गति प्रदान करना व अत्यधिक उत्पादकीय प्रयोगों की ओर ले जाना। मोबिलाइजेशन ऑफ द सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग दैम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। अब वस्तुओं को गति प्रदान करना, जो बचत की गई परिवार के सदस्यों या बचतकर्ताओं के द्वारा, तो बचतकर्ता को विभिन्न इन्वेस्टमेंट्स का यहाँ पर मौका होता है। वो अपने पैसे को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अलग अलग कंपनीज के शेयर डिबेंचर बॉन्ड में हम उस पैसे को जो है लगा सकते हैं। तो अलग अलग मौके हमको मिलते हैं, इन्हें हम विकल्प कहेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ कहेंगे। जो बेकार पड़ा हुआ पैसा हमारे पास था, वो पैसा हम ज़रूरत वाले व्यक्ति को देते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें है कार्य में मूल्य खोज में सहायता करना, फैसिलिटेटिंग द प्राइस डिस्कवरी। वस्तु का या वस्तु बोलें या फिर सेवा, जो भी सर्विस, दो ही प्रकार का व्यवसाय होता है, ये वस्तु दी जाती है, सेवा दी जाती है। इसका जो मूल्य होता है वो उस वस्तु की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर वस्तु की मांग अधिक है और पूर्ति कम है तो वस्तु का मूल्य अधिक हो जाएगा। अगर वस्तु की पूर्ति बहुत अधिक है, मांग कम है, तो वस्तु का मूल्य कम हो जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल हमारी ये वित्तीय जो हमारी सिक्योरिटीज़ होती हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स, इनका भी मूल्य जो होता है वो इसी मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर ही निर्धारित होता है। थर्ड पॉइंट हमारे को दिए गए वित्तीय संपत्तियों में तरलता प्रदान करना, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। वित्तीय संपत्तियाँ क्या होगी, हमारी यही शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स वगैरह। तो हमारी सिक्योरिटीज़ जो होती हैं, प्रतिभूतियाँ जो होती हैं, कि क्रेता और विक्रेता, मतलब इस सिक्योरिटीज़ को खरीदने वाले जो व्यक्ति हैं परचेजर्स, और सेलर्स हमारे विक्रेता, यहाँ पर मतलब वित्तीय बाज़ार में हर समय उपलब्ध होते हैं। जब चाहे हम पैसे को इन्वेस्ट करके, विनियोग करके सिक्योरिटीज़ को खरीद सकते हैं, और जब हमें पैसे की आवश्यकता होती है तो पुनः हम लोग क्या करेंगे, अब अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचेंगे और दोबारा से अपना पैसा प्राप्त कर लेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा जो पैसा है वो यहाँ पर अधिक तरल रूप में होता है, तरल मतलब कैश की फॉर्म में ज़्यादा होता है। फोर्थ पॉइंट है व्यवहारों की लागत न्यूनतम करना, रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शन की कॉस्ट, ट्रांजेक्शन का मतलब यहाँ पर है लेन देन जो करना है, शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स को खरीदना बेचना है। तो हमारी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, इनके क्रय विक्रय करने के लिए, परचेज और सेल करने के लिए हमारे को बहुत सारी सूचनाएं चाहिए। बिना इन्फॉर्मेशन के हम कोई भी अपनी किसी भी कंपनी के शेयर में हम पैसा नहीं लगाएंगे, या हम बेचना चाहते हैं तो भी खरीदने वाला व्यक्ति भी हमारे से सूचनाएं प्राप्त करना चाहता है। तो बिना समय और बिना धन यहाँ पर हमारे को व्यय किए, वित्तीय बाज़ार में हर प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, वो हर समय उपलब्ध होती है। इसलिए हमारा खर्चा इन सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए हमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। इसे हम बोल सकते हैं कि व्यवहारों की लागत, ट्रांजेक्शन की कॉस्ट जो है वो हमारी कम आती है। नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है वित्तीय बाजार का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स। ये फाइनेंशियल मार्केट हमारी कितनी प्रकार की होती हैं। तो वित्तीय बाजार में व्यवहार की जाने वाली, मतलब फाइनेंशियल मार्केट हमारी जो है वित्तीय बाजार में ट्रांजैक्शन करने के लिए जो प्रतिभूतियां हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, उसकी भुगतान की अवधि
या मैच्योरिटी पीरियड के आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे कि कितने टाइम के बाद हमें इसका पैसा वापस देना है या वैसा वापस लौटाना है। उसके आधार पर हम वित्तीय बाज़ार को दो भागों में बांटते हैं। एक है मुद्रा बाज़ार जिसको कि मनी मार्केट कहा जाता है, और दूसरा है पूंजी बाज़ार जिसको कि कैपिटल मार्केट कहा जाता है। अब मुद्रा बाज़ार जो है उसके आगे बहुत सारे प्रकार हैं, या मुद्रा बाज़ार में जिन इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग हम करते हैं, जिन सिक्योरिटीज़ को हम लोग बेचते और ख़रीदते हैं, उसमें 5 चीज़ें हमारी आती हैं। उनमें से 4 तो हमारे सी हैं और एक हमारा टी फॉर्म में होता है, मतलब C4T हम इसे बोलते हैं। एक हो गया पहला टी हमारा ट्रेजरी बिल्स जिसे कि खजाना बिल कहा जाता है। उसके बाद में है अगला कमर्शियल पेपर, सी से है। अगला है कॉल मनी, मांग मुद्रा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, CDB से बोला था जमा प्रमाण पत्र, या फिर कमर्शियल बिल, वाणिज्यिक या व्यापारिक बिल इसे कहा जाता है। दूसरी हमारी जो मार्केट है वो हमारी है कैपिटल मार्केट, और कैपिटल मार्केट को हम पूंजी बाजार बोलते हैं। तो पूंजी बाजार जो है वो उसके आगे दो पार्ट्स होते हैं। एक है प्राथमिक बाजार जिसको कि प्राइमरी मार्केट बोला जाता है, और दूसरी हमारी है गौण बाजार जिसे सेकेंडरी मार्केट बोला जाता है। अब ये कैपिटल मार्केट या पूंजी बाजार जो है, इसमें प्राथमिक बाजार से और गौण बाजार दोनों जो हैं, इसमें कौन कौन सी प्रकार की सिक्योरिटीज़ का क्रय विक्रय किया जाता है। जिसमें समतांश इक्विटी शेयर्स आते हैं, पूर्वाधिकारांश प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं, डिवेंचर्स या ऋण पत्र आते हैं, बॉन्ड्स हमारे आते हैं इत्यादि। इनके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं मुद्रा बाजार, जो हमने बोला फाइनेंशियल मार्केट का पहला प्रकार है मुद्रा बाजार या मनी मार्केट। ये क्या होता है? तो मुद्रा बाजार जैसे नाम से ही क्लियर है, यहाँ पर अल्पकालीन प्रतिभूतियाँ, शॉर्ट टर्म फंड्स में व्यवहार किया जाता है। अल्पकालीन मतलब बहुत थोड़े टाइम के लिए हम बोलें, जिनका कि समय अवधि या फिर मैच्योरिटी पीरियड जो होता है, ऐसी सिक्योरिटी जिनका कि मैच्योरिटी पीरियड बहुत कम होता है, हम बोलें कि 1 साल से भी कम समय का होता है, इसलिए इसको नियर मनी भी कहा जाता है, निकट मुद्रा भी कहा जाता है, मनी मार्केट कहा जाता है। करीब करीब ये मनी के रूप में होता है। डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पर हम। तो क्रॉथर की परिभाषा यहाँ पर हमारे को पहले डिस्कस करेंगे। तो बोलता है मुद्रा बाजार उन फर्मों और संस्थाओं का सामूहिक नाम है। यहाँ पर कुछ फर्म्स और कुछ हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके इकट्ठे तौर पर हम इसको मनी मार्केट बोलेंगे, जो निकट मुद्रा या नियर मनी के विभिन्न वर्गों में व्यवहार करते हैं। अलग अलग टाइप्स के जो हमारे ये मुद्रा बाजार के नियर मनी जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे हैं, जो ऊपर हमने पढ़ा, खजाना बिल, कमर्शियल पेपर, मांग मुद्रा, इनमें व्यवहार करते हैं, मतलब इनमें डील करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्रॉथर, मनी मार्केट इज़ अ कलेक्टिव नेम ऑफ दोज फर्म्स, ये कुछ फर्म्स के बीच में इकट्ठा ही नाम हमने दिया है, एंड द इंस्टीट्यूशंस विच डील इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द नियर मनी। नियर मनी जो हमारे हैं वो हमने 5 इंस्ट्रूमेंट्स की बात की, उनमें ये डील करते हैं या उनमें व्यवहार करते हैं।